हर बार जरूरी नहीं कि हम जिसे प्यार करते हो वो भी हमें उतना ही प्यार करे, और अगर प्यार एक तरफा है तो वो आपको दर्द के अलावा और कुछ नहीं देगा। तो कुछ यही हाल था हमारे मेन कैरेक्टर का, जो आयका को अपने पूरे दिल से पसंद करता है और वो हर दिन उसे कन्फेस करने की कोशिश करता है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। पर आयका का जवाब हर बार ना ही होता है। ऐसा नहीं कि वो उससे हेट करती है, पर वो उसे अपने दोस्त के अलावा और कुछ नहीं मानती। साजो उसे 100 से ज्यादा बार कन्फेस कर चुका है, यहाँ तक कि इसकी वजह से पूरे स्कूल में उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी है। पर फिर भी आयका उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो क्या होगा अगर वो उसे कन्फेस करना छोड़ दे? क्या वो आसानी से मूव ऑन कर पाएगा और उसके दूर जाने के बाद फाइनली आयका को उसकी कमी महसूस होगी या नहीं? ये सब पता चलेगा आपको पूरी वीडियो देख के। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोजो हर बार की तरह आयका का पीछा कर रहा होता है और आयका तो बस यही चाहती थी कि किसी तरह इससे पीछा छूट जाए। वो उससे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार मुझे कन्फेस क्यों करते रहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरा जवाब बस ना ही होगा। और वो दोनों अपनी क्लास की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी साजो के सामने आती है एक बॉल, और पता नहीं क्यों और कैसे मानो उसकी पूरी दुनिया ही रुक गई हो और मानो उसे समय मिल गया हो बहुत कुछ सोचने का। अब उसके पास बहुत ज्यादा समय था तो वो आराम से सोचता है कि आखिर वो अपनी जिंदगी में कर क्या रहा है। वो आयका से 100 से ज्यादा बार रिजेक्ट हो चुका है, पर तब भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि स्कूल में तो मुझे स्टॉकर तक बुलाने लगे हैं, पर आयका उसका जवाब तो अभी भी ना ही है। शायद अब ये मुझे भी मान लेना चाहिए कि मैं उसके लायक हूँ ही नहीं। वैसे भी हम में जमीन और आसमान का फर्क है। वो कितनी समझदार और होशियार है और मैं तो एक बेवकूफ हूँ। अब उसके इतना सोचने के बाद दुनिया फिर से पहले जैसे हो जाती है। तो जैसे ही समय फिर से स्टार्ट होता है, बॉल उसके बगल में से जाती है और आयका को उसकी चिंता होती है, क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। पर जब उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, तो वो फिर से अपने पुराने वाले मूड में आ जाती है और वो बोलती है कि गॉड तुम्हें पनिश कर रहे हैं और अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो शायद वो तुम्हें फिर से पनिश करेंगे। और इसके बाद वो चीज होने वाली थी जो आयका के साथ साथ खुद साजो ने भी नहीं सोची थी। अब वो आयका का पीछा करना बंद करने वाला था। अब इसके बाद से वो उसे फिर से कन्फेस नहीं करेगा। तो ये होने के बाद वो अपने क्लासरूम में जाता है और वहाँ पर आयका के साथ बैठी होती है साजो की दूसरी दोस्त आशिदा, और ये इस सीरीज में मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। आशिदा बोलती है कि मैंने सुना कि गॉड ने तुम्हें पनिश करा था, मेरे ख्याल से तुम्हें अब इसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद आयका तुमसे हेट करने लग जाए। पर आयका उसका मुंह बंद करवा देती है। वो बोलती है कि उसे चिढ़ाना बंद करो, पर आशिदा अपना मुंह बंद नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो अब तक हार मान लेती। पर फिर साजो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे अपनी ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए। आयका और आशिदा को यकीन नहीं होता कि ये सच में मान रहा है। आशिदा अपने मन में सोच रही थी कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये इतना सीरियस क्यों हो गया। और इन दोनों को छोड़ो, यहाँ तक कि उनकी टीचर भी हैरान होती है। वो बोलती है कि आखिर आज सूरज कहाँ से निकला है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम आयका के आगे पीछे नहीं घूम रहे। और ये सुन के पूरी क्लास हंसने लग जाती है, सिवाय आयका के। अब क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर जाता है, तब आयका उससे बोलती है तुम फिर मेरा पीछा करने लग गए, मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते, आखिर तुम अपनी ये हरकतें कब बंद करोगे। पर तब साजो बोलता है कि मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। और फिर से पूरा स्कूल हैरान था, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साजो आयका का पीछा करना बंद कर देगा। और ये बात उसके दोस्तों को पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तुम आयका को इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे तो लगा था तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो। तब साजो बोलता है कि मैं उसके लायक हूँ ही नहीं। और इस बात पे उसका दोस्त भड़क जाता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, एक ना एक दिन आयका भी तुम्हें पसंद करने लग जाएगी, तुम बस कोशिश करते रहो। पर तब साजो बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ, पर मैं बस उसे सपोर्ट और प्रमोट करना चाहता हूँ दूर से। इसका कहने का क्या मतलब था किसी को समझ में नहीं आया। बस उसके दोस्तों को ये लगता है कि इतने रिजेक्शन के बाद ये पागल हो चुका है। अब ये दोनों क्लास में बैठे होते हैं। आयका को उससे कुछ बात करनी थी, कुछ भी, पर साजो तो उससे बोल ही नहीं रहा था। और जब वो उठ के जाने लग जाता है, आयका कोशिश करती है उससे बात करने की कि आखिर ये बाहर जा क्यों रहा है, अब तो लंच टाइम हो चुका है ना। पर उसकी ये बात कहने की हिम्मत नहीं होती, तो वो बस ये बोलती है कुछ नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। आयका हैरान थी कि ये बाहर क्यों जा रहा है, और दिनों तो ये इसके साथ लंच करा करता था। और जब ये अकेले बैठ के लंच कर रहा होता है, एक क्यूट सी लड़की इसके पास आती है। वो बोलती है कि मेरा नाम है आइजावा। तब साजो बोलता है वो सब तो ठीक है, पर तुम इधर क्यों आई हो, क्या तुम मुझे जानती हो। तब वो थोड़ा हंसी मजाक में बोलती है कि तुम्हें तो पूरा स्कूल ही जानता है, तुम वही हो ना जो आयका के आगे पीछे लगे रहते थे। तब साजो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, पर ये तो बताओ तुम्हें क्या काम है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे वाली क्लास में ही पढ़ती हूँ, मेरा नाम है आइजावा रेने, मैं तो बस तुम्हें हाय कहने आई थी, चलो वैसे भी रिसेस अब खत्म होने वाला है।
तो हम बाद में मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर साजो का दोस्त उसे मारने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयका पे चीट करने की। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और वैसे भी मैं उस पे चीट कैसे करूंगा, हम डेट थोड़ी ना कर रहे हैं। तब उसका दोस्त बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम आयका को पसंद करते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दूसरी लड़की के बारे में सोचने की। साजो कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या बके जा रहा है। तब उसका दोस्त बोलता है एक्सप्लेन करो कि ये लड़की कौन है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़की होती है आइजावा, जो उसे कल मिली थी। तब वो बोलता है कि ये लड़की, ये तो कल मुझसे मिलने आई थी, हम कल रिसेस में मिले थे। तब उसका दोस्त उसका कॉलर फिर से पकड़ लेता है कि फिर झूठ, आखिर कोई क्यूट लड़की तुमसे मिलने क्यों आएगी, जरूर तुम ही इसके पीछे पड़े होगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आयका को धोखा दे रहे हो। और आयका का नाम लेते ही है आयका पीछे आ जाती है। वो साजो को देखती है उस लड़की के साथ, पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोलती, बस वो मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। और आशिदा भी उसकी टांग खींचने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कियों के बीच में इतने पॉपुलर हो, क्योंकि आखिर कोई क्यूट लड़की तुमसे क्यों मिलने आएगी। अब इसके बाद आयका भी उसे इग्नोर करने लग जाती है। वो सोचती है कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं इससे बात क्यों ही करूँ। और उसके थोड़ी देर बाद साजो के पास आती है आशिदा, और तब वो उसे ताने देने लग जाती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसा लड़का भी आयका को धोखा दे देगा। पर खैर छोड़ो, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। तब वो आइजावा के बारे में बताती है कि कुछ टाइम पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, पर अचानक से ही दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, क्योंकि पहले तो वो दोनों एक दूसरे से मैग्नेट की तरह चिपके रहते थे। तो अचानक से उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो तुम्हारे पास आ गई। तो एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम उसे डेट करने की सोच रहे हो तो थोड़ा बच के रहना। वो लड़की कुछ अजीब है। तब साजो बोलता है कि उससे ज्यादा अजीब तो तुम हो, आखिर तुम कब से उसका पीछा कर रही हो। अब ये फिर से क्लास में चली जाते हैं और वो आइजावा के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो वहाँ पर आ भी जाती है। पर इस बार राशिदा चुप नहीं रहने वाली थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये साजो के पीछे पड़ी क्यों है। तो वो उसे प्रोवोक करने लग जाती है। वो उसके सामने उसके एक्स की बहुत ज्यादा बुराई करती है। वो बोलती है कि वो तो बिल्कुल बेवकूफ था, अच्छा हुआ कि अब तुमने साजो को चुना। हाँ, हालांकि बेवकूफ तो ये भी है, पर ये उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है। आयका उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, पर राशिदा नहीं रुकती, इसीलिए आइजावा उसे थोड़ा सा सुना के वहाँ से चली जाती है। और साजो भी जाता है उसके पीछे, और पीछे जाते जाते ही वो किसी और लड़की से टकरा जाता है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर वो लड़की भाग जाती है। ये लड़की कौन थी ये हमें आगे पता चलेगा। और बाद में वो आइजावा से मिलता है उसी जगह पर जहाँ पर वो सबसे पहले मिले थे। वो बोलता है कि आशिदा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, वो कभी कभार कुछ भी बोल देती है। पर आइजावा बताती है कि वो गलत नहीं थी, वो तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो मेरे इंटेंशन को समझ गई थी। तब साजो बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वो बताती है कि अरीमुरा मुझ पे ध्यान दे ही नहीं रहा था, और वो हर बार मेरे सामने दूसरे लड़कियों की तारीफ करता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी और लड़के को डेट करूंगी तो शायद उसे रियलाइज हो जाए कि उसने क्या खो दिया, पर शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मुझे इतनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा यूज करा। और फिर वो बोलती है माफ करना, पर हम डेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हें पता चल ही चुका है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पर तब साजो बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं ये पहली बार रिजेक्ट नहीं हो रहा हूँ। फिर वो पूछती है कि तुम रिजेक्शन को इतनी इजीली कैसे ले लेती हो। और तब वो उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आयका से भी पहले वो किसी और लड़की को पसंद करता था, पर उस लड़की ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। और बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने तो उसे मारा भी था। और तब मुझे बचाने आई थी बीच में आयका, यहाँ तक कि उसने उस लड़की को भी बहुत सुनाया था। आयका ने मेरा सपोर्ट करा, पूरे स्कूल में बस वही थी जो मेरे लिए खड़ी हुई। और तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं डेट करूंगा तो सिर्फ आयका को। पर लगता है कि अब ये सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा, पर फिर भी मैं उसे दूर से ही सही उसको सपोर्ट जरूर करूंगा। और ये सुन के वो थोड़ा मोटिवेट हो जाती है कि अगर ये आयका के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं अरीमुरा के लिए क्यों नहीं कर सकती। और वो उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में है। और तब आसिदा बाद में बोलती है कि बेचारा इससे भी रिजेक्ट हो गया। पर आयका तो उसकी बात पे ध्यान दे ही नहीं रही थी, वो तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, मानो वो कुछ सोच रही हो। दरअसल वो अभी साजो के बारे में ही सोच रही थी। तो उससे रहा नहीं जाता तो वो उसके घर चली जाती है। हालांकि ये दोस्त तो बचपन से ही थे, पर ऐसा पहली बार था कि वो उसके घर पे आई है। और साजो भी हैरान था कि आखिर तुम्हें मेरा एड्रेस दिया किसने, और अगर तुम यहाँ आई हो तो कोई बड़ी बात ही होगी। तब वो बताती है कि कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम हर बार मेरा पीछा करा करते थे, मुझे परेशान किया करते थे, पर कई दिनों से तुम काफी ज्यादा शांत हो। क्या तुम किसी परेशानी में हो जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे? आखिर तुम अचानक से इतने चेंज कैसे हो गए? और तब वो उससे फिर से कन्फेस कर ही देता है। तब वो बोलता है शायद मुझे फाइनली रियलाइज हो चुका है कि मैं क्या कर रहा था। अगर ध्यान से सोचा जाए
है तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारा समय भी बर्बाद कर रहा था, ये जानने के बावजूद भी कि तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है। तो फाइनली अब मैंने पूछना ही छोड़ दिया। और हाँ, एक और बात, पर जैसे ही वो अपनी बात कंप्लीट करने वाला था, बीच में साजो की बहन आ जाती है और वो भी उसकी टांग खींचने लग जाती है कि तुम्हारी एक इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड थी और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। और इस बात पे साजो भड़क जाता है कि दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती, चलो आइका हम यहाँ से चलते हैं। और आइका भी ये चीज देख के हैरान थी और वो बोलती है कि आप तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, क्या आप सच में इसकी बहन है? और तब वो कंफर्म करती है कि हाँ, ये बेवकूफ मेरा छोटा भाई है। आइका ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वाइस प्रेसिडेंट का भाई होगा। अब वो दोनों रास्ते में जाने लग जाते हैं। आइका अभी भी अपनी ही दुनिया में थी। तब आइका उससे बोलती है, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? साजो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तब वो बोलती है कि तुम मुझसे कुछ बोलने वाले थे, पर उसी के बीच में तुम्हारी बहन आ गई और उसके बाद तुम चुप हो गए। तो अब हम अकेले हैं तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो अपनी बात कंप्लीट करता है कि मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता था कि आज के बाद से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब हम एक क्लासमेट के अलावा कुछ नहीं है। और ये सुन के आइका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हाँ माना वो उसे उस नजरिए से पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी वो उसे अपना दोस्त मानती थी। पर दूसरी तरफ साजो, क्या बस वो उसे एक क्लासमेट ही समझता है? और आगे वो ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई दोस्त है जो मेरे लायक है तो तुम उससे मुझे मिलवा सकती हो। और ये सुनने के बाद आइका उस पे हाथ उठाने ही वाली थी, पर वो उसे बेवकूफ बोल के वहाँ से भाग जाती है। और बेचारे साजो को तो समझ में नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या। अब तो ऐसा लगता है कि गॉड भी यही चाहते हैं कि ये दोनों अलग रहें, क्योंकि अब इन दोनों की सीट चेंज हो चुकी थी। अगर आपको नहीं पता तो जापान में हम अपनी मर्जी से भी कहीं नहीं बैठ सकते। ये सीट हर हफ्ते या फिर महीने में एक बार चेंज होती है। और इस बार साजो उससे बहुत दूर बैठा हुआ था। आशिदा उसे चिढ़ाती है कि देखो अब तुम उससे कितना दूर हो चुके हो। उसे एक और बहाना मिल गया उससे दूर रहने का। पर तब आशिदा बोलती है, पर उसका क्या, वो तो बेचारी अकेली पड़ गई, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अलावा तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। तब साजो को अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसकी बस एक ही वजह है, वो खुद। क्योंकि वो आइका के पीछे 24 घंटे लगा रहता था, तो दूसरे लोग तो उसके पास आने की सोचते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं थोड़ा अजीब हूँ। और यही रीजन है कि वो दोस्त बना ही नहीं पाई। पर अब ऐसा नहीं होगा, अगर मैं उससे दूर रहा तो फाइनली अब वो दोस्त बना पाएगी। तो वो क्लास के बाहर जा ही रहा होता है, तभी उसे मिलती है रिन, जो इस पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है, क्योंकि ये है यहाँ की काउंसिल प्रेसिडेंट। रिन बोलती है कि मुझे पता चल गया कि किस तरह तुमने मेरी दोस्त को कल परेशान करा। तब साजो को याद आता है कि ये जरूर उस लड़की की बात कर रही होगी जिससे ये कल टकराया था। और बिना कुछ बोले साजो उससे माफी मांग लेता है। पर रिन बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसमें तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था। और फिर वो उसे बताती है कि दरअसल वो तुमसे माफी मांगना चाहती थी, पर वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसे लड़कों से डर लगता है। तब रिन उसे सारी बात बताती है कि उस लड़की का नाम है यूयू। वो बहुत ज्यादा समझदार और अच्छी लड़की है और वो भी काउंसिल मेंबर है, पर बस उसके लिए एक प्रॉब्लम है, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये एक काउंसिल मेंबर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करी है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों का उन पे कुछ असर हो रहा है। बाकी काउंसिल मेंबर भी ऐसे ही हैं। हमारा काम है बाकी स्टूडेंट को मोटिवेट करना, पर हम ऐसा कैसे कर पाएंगे जब हमारे खुद के मेंबर ऐसे हैं। तब साजो बोलता है कि तुम्हें उन्हें एनकरेज करने की जरूरत है ही नहीं, तुम बस उन्हें इतना दिखाओ कि तुम उनके साथ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यही उनके लिए काफी होगा। तब रिन बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी। जूही तुमसे माफी मांगना तो चाहती है, पर वो डरी हुई है, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो ताकि मैं तुमसे बाद में भी मिल सकूं? और वो अपना गलत नाम बता देता है। वो बोलता है, मेरा नाम है यामाजाकी। ये नाम उसके दोस्त का था, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अब फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर रास्ते में ही साजो को आइका मिल जाती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। हालांकि आइका के मन में कुछ तो ऐसा था जो वो बोलना चाहती थी। और अगले दिन जैसे ही ये स्कूल में कदम रखता है, आशिरा उसकी तरफ भागते हुए आती है। वो उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने क्या कर दिया, तुम्हें तो काउंसिल प्रेसिडेंट ढूंढ रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रिन के साथ यूयू भी थी। तब रिन बोलती है कि कल तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम मुझे अपना असली नाम भी बता सकते थे। तब वो बोलता है कि उस समय मैं डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि काउंसिल प्रेसिडेंट को मेरा नाम पता चले, क्योंकि अगर मैं आपकी नजरों में हाईलाइट हुआ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तब रिन बोलती है कि ये हम लंच में डिस्कस करेंगे, तो ठीक लंच होते ही तुम वहाँ पर पहुँच जाना, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगी। और इस बार तो आशिदा भी उससे नाराज थी। वो उसका गला पकड़ती है और बोलती है, आखिर तुम रिन सेनपाई को कैसे जानते हो? दरअसल आशिदा रिन को पसंद करती है, पर साजो बोलता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब लंच होने के बाद वो उनके ऑफिस में जाता है और यूयू उससे माफी मांग लेती है। और तब वो बताती है कि उस दिन वो वहाँ से इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसे लड़कों से डर लगता है। हालांकि वो उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत में कर रही हूँ तुमसे माफी मांग के। पर उसकी माफी से मानो साजो खुश नहीं था, पर वो कुछ बोलता नहीं।
नहीं और वहाँ से चली जाता है। और जैसे ही वो क्लास में जाने वाला होता है, आशिदा उसे बुलाती है। वो उसे दिखाती है कि अब आयका के कितने सारे दोस्त बन चुके हैं। दरअसल वो सब उसकी छोटी बहन आयरी की फोटो देख रहे थे, जो बस अभी 5 साल की है। और ये देख के साजो खुश होता है कि उसके दूर रहने के बाद अब वो कितने दोस्त बना पा रही है। तो बीच में जाके वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो चली जाता है अपनी बहन कायदे के पास, जिसे कुछ मदद चाहिए थी समर फेस्टिवल की तैयारी के लिए। अब साजो सोचता है कि उसके पास और तो कोई काम है ही नहीं, तो वो खाली बैठा है तो वो उसकी मदद ही कर देगा। और दूसरी तरफ यूयू वो अभी भी थोड़ा उदास थी। वो रिन से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो खुश था, ऐसा लगता है मानो उसने मुझे अभी भी माफ नहीं करा। पर रिन उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो कल उससे बात करेगी। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आयका के अब और भी ज्यादा दोस्त बन चुके हैं। बस इतना ही नहीं, वो सब दोस्त उसके घर जाने वाले हैं उसकी छोटी बहन से मिलने के लिए। आयका भी खुश थी कि फाइनली वो भी दोस्त बना रही है और वो उसके घर आ रहे हैं। और जैसे ही साजो आता है, आयका साफ मना कर देती है कि आयरी के पास आने की सोचना भी मत, तुम उससे दूर ही रहना। और वो सच में जिद नहीं करता। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे इनवाइट नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। और आयका ने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतनी जल्दी हार मान लेगा। अब आयका को उसके लिए बुरा लग रहा था कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो पूरी क्लास में उसी के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो अब उसे कैसे इनवाइट करे। तो जैसे ही वो क्लास के बाहर जाता है, वो उसे रोक लेती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम सच में आज मेरे घर नहीं आओगे? पर जैसे ही उसकी बात पूरी तरह से कंप्लीट होती, पीछे से रिन आ जाती है और वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है। और रिन वाइस प्रेसिडेंट है, तो आयका कुछ कर भी नहीं सकती थी। तब रिन उसे अकेले में लेके जाती है और वो बोलती है कि यूयू अभी भी उदास है। वो कह रही थी कि तुम उसकी माफी से खुश नहीं हो। तब साजो बोलता है कि वो समझ गई। तब वो बोलता है, हाँ, उसने मुझसे माफी तो मांगी, पर मैं उससे खुश नहीं था, क्योंकि अगर उसे अपना फियर खत्म करना है तो उसे माफी मुझसे मांगनी चाहिए थी, पर वो बीच में तुम्हें लेके आ गई। इससे साफ पता चलता है कि उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अगर वो हर चीज में तुम्हें बीच में लेके आती रही तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। और ये बात वो खुद भी जानती है। तो अगर उसे सच में अपना डर खत्म करना है तो उसे ये सब तुम्हारी बिना मदद के करना होगा। और दूसरी तरफ आयका के घर में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे आयरी को देख के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। पर फिर भी सभी लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय आयका के। वो पता नहीं क्यों पर बार बार गेट की तरफ देखी जा रही थी। और आशिदा समझ चुकी थी कि ये किसका इंतजार कर रही है, पर वो कुछ बोलती नहीं। अब गर्मियों का मौसम आ चुका था और क्लास में बैठ के आशिदा वो फोटो देख रही होती है जो उसने आयका के घर पे ली थी। और वो उन फोटो में भी नोटिस करती है कि आयका कुछ परेशान लग रही है और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। और अभी भी आयका बार बार साजो की तरफ देखे जा रही थी, पर फिर भी वो उससे बात नहीं करती। और साजो अकेला बैठा हुआ था तो उसका दोस्त उसे दूसरी लड़की के पास लेके जाता है। और ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी। ये तो स्टार्टिंग में ही उससे बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती है और ये आयका को पसंद नहीं आता। तो वो बीच में आती है और उसे खींच के लेके जाती है म्यूजिक रूम की तरफ। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बोलती है कि आखिर तुम उस लड़की के साथ कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो कैसी लड़की है? पर साजो को समझ में नहीं आता इससे ये क्यों नाराज है। वो उससे पूछता भी है, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब वो बेचारा क्लास में पूरे दिन बस यही सोच रहा था कि आखिर उसका मतलब क्या था। वो उससे नाराज थी क्यों? क्या वो जेलस है? पर इसके होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आशिदा बोलती है कि अब इतना भी मत सोचो कि तुम बीमार हो जाओ। पर तभी वहाँ पर एक और काउंसिल मेंबर आता है और वो साजो को वहाँ से लेके चली जाता है। आयका को समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। बार बार कोई ना कोई आके इसे उठा के लेके क्यों चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काउंसिल मेंबर उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि आखिर उसने उस लड़की का पीछा क्यों छोड़ा और आखिरकार वो अब इतना चुपचाप क्यों रहता है। पहले तो वो बताने से मना कर देता है कि वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ क्यों बताए, पर फिर वो काउंसिल मेंबर बताता है कि ये तुम्हारी बहन के बारे में है। दरअसल वो उदास रहने लगी है क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से तुमने आयका का पीछा छोड़ दिया। तब साजो बोलता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। फिर वो बताता है क्योंकि वो हर बार तुम्हारा मजाक उड़ाती रहती है और वो तुम्हें इतना काम देती रहती है मानो तुम उसकी नौकर हो। तो उसे लगता है कि उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया और तुमने उस लड़की पे गिव अप कर दिया। इसी वजह से वो उदास है। हमने उसे चीयर अप करने की बहुत कोशिश करी पर कुछ भी काम में नहीं आया, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। साजो को यकीन नहीं होता क्या कायदे सच में उसके बारे में इतना सोचती है। उसे तो लगा था उसकी बड़ी बहन को उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं आता। तो वो उसकी बात मान के उससे मिलने जाता है और इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं आशिदा और आयका। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये जा किधर रहे हैं। तो साजो टॉप रूफ में चली जाता है और वो वहाँ पर देखता है कायदे को, जो उसे देख के हैरान थी। वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तब साजो बताता है कि रेंजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तुम मेरे वजह से उदास हो। तब कायदे उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वो बोलती है कि हाँ मैं उदास हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गए। तुम आयका को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तुम 24 घंटे उसी के बारे में बातें किया करते थे, पर अचानक से ही मानो ऐसा हुआ कि वो तुम्हारी लाइफ में मैटर करती ही नहीं। और मुझे लगता है कि इसकी वजह मैं हूँ। शायद मैं हर बार तुम्हें इतने ताने देते रहती हूँ और तुम्हारे लुक्स का मजाक उड़ाते
के रहती हूँ तो शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम उसके लायक नहीं हो। और अगर सच बताऊं, मैं भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। बहुत बार होता है कि हम जिसे पसंद करते हैं वो हमें नहीं मिलता, और चाहे हम पूरी दुनिया को ये दिखा दे कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। मैं जानती हूँ कि गिव अप करना इतना आसान नहीं होता, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी उसी फेज से गुजरो जिससे एक बार मैं गुजर चुकी हूँ। तो आज के बाद से मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं बनाऊंगी या फिर तुमसे नौकरों की तरह काम करवाऊंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। पर तब साजो बोलता है कि अब तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे अच्छा महसूस होगा? और वैसे भी जितनी बार भी तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कभी भी उस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर से तुम मेरी परवाह करती हो। तो तुम्हें मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात मेरी, मुझे तो तब ज्यादा अजीब लगेगा अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करने लग गई। और ये सब आयका अंदर से सुन रही थी। उसने पूरी बात नहीं सुनी थी, तो उसे लगता है कि वो अपनी बहन को सुना रहा है। और वो दरवाजा खोल के आती है और सीधा उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी होगी। आखिर तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसी कैसे बात कर सकते हो? पर तब साजो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे सुना नहीं रहा था, हम तो बस बात कर रहे थे। पर वैसे भी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब आयका को रियलाइज होता है कि सच में वो यहाँ पर क्या कर रही है। क्या अब वो साजो का पीछा करने लगी है जैसे वो उसका करा करता था? और जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है, वो वहाँ से फिर से भाग जाती है। तब साजो बोलता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये मेरे पास आती है और बिना कुछ बोले ही भाग जाती है। आयका को साजो तो नहीं समझ पाता, पर कायदे समझ जाती है, पर वो ये चीज उसे नहीं बताती और वो उसे बेवकूफ बोल के वहाँ से चली जाती है। साजो बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी भी बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम तो फिर से वही बदतमीज बड़ी बहन बन चुकी हो। पर अब वो खुश था क्योंकि अब कायदे उदास नहीं है, तो अब इनकी लाइफ फिर से पहले की तरह हो सकती है। अब आशिदा और आयका एक कैफे में बैठे हुए होते हैं। आयका खुद जानना चाहती थी कि वो उदास क्यों है। पता नहीं कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ तक कि जब बाकी दोस्त उसके घर आए थे, वो तब भी पता नहीं क्यों साजो के बारे में सोचे जा रही थी। और पता नहीं क्यों जब आयरी ससाकी से घुल मिल गई थी, मुझे तब भी बहुत अजीब लगा था। तब आशिदा बोलती है कि शायद तुम ये चाहती थी कि तुम्हारी छोटी बहन सबसे पहले साजो से मिले, पर अफसोस वो जगह अब ससाकी ने छीन ली। तब आयका पूछती है पर उसे ऐसा लग क्यों रहा है, क्योंकि वो तो पहले साजो से परेशान रहती थी, वो 24 घंटे उसके आगे पीछे लगा रहता था। तब आशिदा बोलती है कि इस बात पे तो मैं भी एग्री करती हूँ। हाँ, माना उसका तरीका थोड़ा अजीब था, पर वो अपनी असली फीलिंग्स कन्फेस करने से कभी पीछे नहीं हटा। और अब जब वो जा चुका है तो धीरे धीरे ही सही, पर फाइनली तुम्हें भी रियलाइज हो चुका है कि शायद तुम भी उसे पसंद करती हो। और अगर अब साजो तुम्हारे पास नहीं आ रहा तो शायद अभी तुम्हारी बारी है, तुम्हें पहले उसके पास जाना चाहिए। तो अगले दिन वो 2-3 बार उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार बिजी रहता था और आयका की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे बात कर सके। अब साजो बाहर अकेले लंच कर रहा होता है और वहीं पर बगल में उसे मिलते हैं काउंसिल मेंबर। यूयू उसे इनवाइट करती है कि वो उनके साथ आके लंच कर ले, पर वो मना कर देता है। पर रिन आके उसे बोलती है कि अभी उसे मना मत करो, वो इतनी मुश्किल से लड़कों से बात करना सीखी है, तो जैसा वो कहती है वैसा ही करो। और उनके साथ एक और लड़की होती है, आया, जो अभी शुरू में तो साजो को इतना पसंद नहीं कर रही थी, पर वो अपनी दोस्तों की वजह से चुप थी। अब लंच करने के बाद आया और यूयू वहाँ से चली जाते हैं। तब साजो पूछता है कि आखिर यूयू को हुआ क्या है, वो तो मुझसे फ्रीली बात कर रही है, मानो उसका सारा डर ही खत्म हो गया हो। तब रिन बताती है कि तुमसे मिलने के बाद अब वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, अब वो दूसरों से आराम से बात कर सकती है और ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। और ये सब होने के बाद साजो फिर से क्लास में जाता है और वो देखता है आयका को, जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ थी। साजो के मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स थी, पर अब वो उसके पास नहीं जा सकता, उसे खुद को रोकना ही होगा। वो अभी भी ये मानता है कि वो उसके लायक नहीं है और वो ये सोचने लग जाता है शायद ससाकी ही वो लड़का है जो आयका के लिए सही है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है और स्टडी में भी। हालांकि साजो जेलस तो था, पर वो कुछ करता नहीं क्योंकि आयका की स्माइल उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो वो उसको और ससाकी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वो जब भी उसके सामने आते वो अपना रास्ता बदल लेता और स्कूल के बाद जब वो ससाकी के साथ जा रही होती है तो वो सोचता है कि वो थोड़ी देर में निकलेगा ताकि वो उनसे रास्ते में ना टकरा जाए। पर वो हैरान था ये देख के कि आयका वापस आ चुकी है। दरअसल वो अपना कुछ सामान भूल गई थी, पर यही असली वजह नहीं थी। दरअसल आयका चाहती थी ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके और वो उससे सीधे पूछ लेती है कि तुम लंच ब्रेक में आखिर जाते कहाँ हो? मेरा मतलब पहले तो तुम हमारे साथ लंच किया करते थे, पर कई दिन हो चुके हैं कि तुम लंच ब्रेक में गायब हो जाते हो, सब ठीक तो है ना? तब साजो बताता है कि वो आजकल बाहर लंच करता है। तब आयका बोलती है कि तुम अकेले लंच क्यों कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो तो हमारे साथ बैठ सकते हो पहले की तरह। तब वो बोलता है कि मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ रिन सेनपाई और बाकी काउंसिल मेंबर भी थे। अब ये सुनने के बाद आयका के पास और कुछ शब्द नहीं रहते, तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन बहुत तेज की बारिश हो रही थी और उसी समय सामने से ट्रक आ जाता है, तो उसे बचाने के लिए साजो बीच में कूद जाता है ताकि आयका ना भीग जाए।
पर इसकी वजह से वो खुद भीग जाता है और अब उसे बहुत जोर की बुखार था, यहाँ तक कि इतना कि ये तो बेहोश तक हो चुका था। तो आयका और आशिदा उसे नर्स के पास लेके जाते हैं ताकि वो वहाँ पर थोड़ा आराम कर सके। पर इसके बाद से तो आयका का क्लास में ध्यान लगता ही नहीं। वो पूरे टाइम बस साजो के बारे में ही सोचे जा रही थी कि अब वो कैसा होगा। तो फिर वो सोचती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उससे फिर से मिलने जाएगी। और जब तक साजो भी उठ चुका था पर उसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। तो जैसे ही आयका उसके सर पे हाथ रखने वाली थी उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, वो उस पे चिल्ला देता है कि वो उसको ना छुए। थोड़ी देर के लिए तो वो भी हैरान थी कि आखिर इसे क्या हो गया। अब वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो हो सकता है कि कोल्ड तुम्हें भी हो जाए, तो अभी अच्छा ही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि अगर तुम्हें कोल्ड हुआ तो तुम्हारी छोटी बहन आयरी को भी हो सकता है। और उसी के बाद कायदे और रिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और जब वो उसका टेम्परेचर चेक करते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं रोकता और ये देख के वो मुंह फुला लेती है कि आखिर ये इन लोगों को मना क्यों नहीं कर रहा। तो उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आता और आयका का तो मन वैसे ही नहीं लग रहा था। तो वो आशिदा के साथ उसके घर चली जाती है। तब आयका बोलती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरे वजह से बीमार पड़े हो, इसका और कोई रीजन नहीं है। साजो को यकीन नहीं होता कि आयका इसके लिए इतना कुछ कर रही है, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी उसके घर नहीं आती, पर अब वो 2 बार आ चुकी है जब से उसने उसका पीछा करना बंद करा है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि आयका को एक लड़की अप्रोच करती है, मारिका, जो कि एक फॉरेनर थी। दरअसल वो आयका से बोलती है कि वो उसका सपोर्ट करे क्योंकि उसको बनना है नेक्स्ट काउंसिल मेंबर। और मारिका जानती थी कि अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट बन सकता है तो वो है आयका। तो मारिका चाहती थी कि आयका उसकी टीम में आ जाए, क्योंकि वो अगर उसे प्रमोट करेगी तो लोग उसे ही वोट देंगे, क्योंकि अगर आयका लोगों से वोट देने के लिए कहेगी तो वो मारिका को वोट दे देंगे। पर साजो उसके सख्त खिलाफ था। वो बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो सब लोग यही बोलेंगे कि आयका खुद खड़ी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अगर तुम उसे अपनी टीम में लोगी तो तुम्हारी पूरी टीम की स्पॉटलाइट अकेले आयका ही ले जाएगी, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा क्यूट है। और ये सुन के मारिका वहाँ से चली जाती है और आयका ब्लश करने लग जाती है। पर साजो हैरान था कि आखिर ये ब्लश क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो आयका को क्यूट हजारों बार बोल चुका है। तब आशिदा समझाती है कि तब बात अलग थी, तब तुम वो वर्ड 24 घंटे बोला करते थे, पर ऐसा लगता है कि शायद अब तुम्हारे वर्ड उसे अफेक्ट कर रहे हैं। और आयका वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। अब साजो आशिदा के साथ तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो पहले रहता था, पर आयका के साथ नहीं। अब तो आशिदा भी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्या सच में साजो ने हार तो नहीं मान ली। तो साजो वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ चली जाता है और वहाँ पर उसे फिर से बुला लेते हैं काउंसिल मेंबर। तभी आया तो फिर से साजो को खाने पे बुला लेती है और ये देखने के बाद आया तो बिल्कुल खुश नहीं थी। रिन को तो पूरी बात पता है, वो भी थोड़ी सी जेलस हो जाती है कि आखिर तुम इस पे कौन सा जादू यूज कर रहे हो, पहले तो ये लड़कों से बात तक नहीं करा करती थी और जरा अब देखो। पर वो समझाता है कि वो कोई जादू वादू यूज नहीं कर रहा, शायद यू मुझ पे ट्रस्ट करती है, बस इतना ही। पर तभी रिन बोलती है खैर छोड़ो, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ काउंसिल मेंबर बन जाओ, क्योंकि हम देख ही सकते हैं कि तुम लोगों को मोटिवेट करने में कितने अच्छे हो और तुम दूसरों को देखते ही उनके बारे में पता लगा लेते हो, तो हमें तुम्हारे जैसे ही काउंसिल मेंबर की जरूरत है। और ये सुन के यू भी एक्साइटेड हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। पर ये सब इतनी जल्दी हुआ तो उसे रिएक्ट करने का टाइम मिला ही नहीं, तो वो उसका हाथ झटका देता है और वो बोलता है कि मैं काउंसिल मेंबर नहीं बन सकता, मुझे माफ करना। उसका हाथ झटकाने से यू को तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये दोनों भड़क जाते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यू को रिजेक्ट करने की। एक तो वो बेचारी तुमसे इतने प्यार से पूछ रही है और बस इतना ही नहीं आया तो उसे मारती भी है। वो अब लंच खत्म होने के बाद वो वापस अपने क्लासरूम में जा रहा होता है। उसके बाल पूरी तरह से खराब हो चुके थे। वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं भी काउंसिल मेंबर बन जाता तो मुझे 24 घंटे उनके आगे पीछे रहना पड़ता, और अगर ऐसा होता तो आयातो तो मेरी जान ही ले लेती। तो जब वो वहाँ से गुजर रहा होता है सामने उसे दिखती है आयका। वो देखती है कि उसके बाल खराब है तो वो खुद ही सही करने लग जाती है। और स्कूल में तो सब हैरान थे कि आखिर आयका को अब क्या हो गया और वो क्या कर रही है। ये चीज उसे खुद भी बहुत देर बाद रियलाइज होती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो साजो के इतना क्लोज क्यों आ रही है, जबकि वही इस चीज से हर बार परेशान रहती थी क्योंकि वो उसके आगे पीछे रहता है। तो अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी, पर स्टूडेंट्स का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स चुने जाएंगे जो समर फेस्टिवल के लिए और न्यू स्टूडेंट्स के अराइवल के लिए तैयारी करेंगे। तो उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में भी रुकना होगा। अगर ये पुरानी बात होती तो आयका की वजह से साजो भी रुक जाता, पर इस बार वो मना कर देता है और उसकी जगह रुकता है ससाकी। और अब तो आशिदा भी भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम इतने काम कैसे रह सकते हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था आयका के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का, पर अब जरा देखो तुम्हारी जगह उस ससाकी ने ले ली। क्या हो गया अगर वो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए और आयका तुम्हारे बारे में भूल गई। तब साजो उसे बोलता है कि यही सही है, वैसे भी वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। आशिदा को तो समझ में आता नहीं कि ये इन दोनों को मिलाए तो मिलाए कैसे, क्योंकि साजो तो पूरी तरह से हार मान ही चुका है। तो अब आशिदा और आयका कैफे में जाते हैं। वो क्लब एक्टिविटी और बाकी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी आशिदा बोलती है क्यों ना हम सभी एंजॉय करने के लिए समर फेस्टिवल देखने जाएं, और कैसा रहेगा हम बाकी दोस्तों को भी बुला ले। आयका को भी ये आइडिया पसंद आता है, पर तब वो अलग से बोलती है
कैसा रहेगा अगर हम साजो को भी बुला ले। तब आशिदा बोलती है कि बुलाना है तो बुला लो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। हालांकि अंदर से वो भी चाहती थी कि साजो आए, और आशिदा ने उसका नाम इसीलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समर में उसका दोस्त अकेले पड़ जाए। सच में सबकी लाइफ में एक आशिदा की तरह दोस्त तो होना ही चाहिए, पर यहाँ पर आशिदा गलत थी। इस बार समर में वो अकेले नहीं रहने वाला था। तो हमें दिखाया जाता है कि साजो इस बार बुक स्टोर पे काम कर रहा होता है। वो सोचता है कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी हैं, उसके कोई दोस्त है नहीं, तो इससे अच्छा वो कुछ कमा ही लेगा। और तभी वो बुक स्टोर पे काम करते करते देखता है कि कुछ बड़े लोग एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, और वो बिना डरे उनके बीच में आ जाता है। और यहाँ तक वो उनसे ये भी बोल देता है अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो मैं तैयार हूँ। और उन बाकी लोगों को पता था कि ये तो मेन कैरेक्टर है, तो वो उससे फाइट नहीं करते और वो वहाँ से चली जाते हैं। तब वो बच्चा बताता है कि उसका नाम है कोता ससाकी। दरअसल वो खो गया था, फिर बाद में कुछ बच्चे उसे परेशान करने लग गए। अब साजो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें अपने घर का नंबर याद है तो मैं तुम्हें कॉल करवा सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद ही कोता की बड़ी बहन आ जाती है, इसका नाम था ससाकी फूका। साजो उसे पूरी बात बताता है कि आखिर इधर हुआ क्या था, और फूका उसे थैंक्स बोलती है उसके छोटे भाई की मदद करने के लिए। और साजो तो उसकी सुंदरता में खो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है। जरूर ये कोई कॉलेज स्टूडेंट होगी, और बस सुंदर ही नहीं, ये कितनी जेंटल भी है। इसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट है, और ये अपने छोटे भाई से कितना प्यार करती है। अब अगले दिन वो फूका के बारे में ही सोच रहा होता है कि क्या वो उस लड़की से फिर से कभी मिल भी पाएगा। वो कितनी ज्यादा सुंदर थी, पर शायद आज इसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि फूका उसकी शॉप में ही आ जाती है। वो बोलती है कि तुम इसी शॉप में काम करते हो, मैं तो उधर अक्सर आया करती हूँ, मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। उसे यकीन नहीं होता कि फूका यहाँ पर आई है, शायद वो कोई बुक लेने आई होगी। पर जब वो उससे कंफर्म करने के लिए पूछता है तब वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे पास में एक बुक स्टोर भी है। दरअसल मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने आई थी। कल मैं बहुत ज्यादा नर्वस और परेशान थी, तो मैं तुम्हें ठीक से थैंक यू नहीं कर पाई, इसीलिए मैं आज वापस आई हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में। तुम एक बुक स्टोर में काम करते हो तो पक्का तुम बहुत समझदार होगे। पर तब साजो बोलता है कि नहीं, मैं भी लकी हूँ, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं भी किसी मैच्योर लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। पर तब वो ब्लश करते हुए बोलती है कि आज से पहले किसी ने मुझे मैच्योर नहीं कहा। सब तो मुझे बोलते हैं कि मुझ में बहुत ज्यादा बचपना है, यहाँ तक कि कई बार तो वो मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। और ये ऐसा क्यों बोल रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। तब वो उससे पूछता है क्या तुम कैंपस जा रही हो, पर वो मना करती है कि मेरा स्कूल दरअसल कैंपस नहीं है, वो तो उतना बड़ा है भी नहीं, वहाँ पर बस लड़कियां ही लड़कियां हैं। और तुम्हारा क्या, तुम कौन से स्कूल से हो। तब वो बताता है कि मैं हूँ कोएत्सु हाई स्कूल से। और ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि वो तो इस सिटी का सबसे बड़ा स्कूल है। मैंने सुना है कि उसकी ड्रेस भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तब ससाकी बोलती है अगर तुम उस स्कूल में पढ़ते हो तो तुम तो सच में बहुत ज्यादा समझदार होगे। और साजो को उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि ये कितनी ज्यादा मैच्योर है, और एक कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद भी वो कितनी पोलाइटली उससे बात कर रही है, वरना असली में तो कॉलेज स्टूडेंट रूड होते हैं, ऐसा उसे लगता था। अब वो भी ब्लश करते हुए बोलती है कि मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। पर वो एक चीज से कंफ्यूज था, पर वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है उसे ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो कभी भी ऐसी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, ये उसकी लीग की बाहर है। अब वो अपने भाई के बारे में थोड़ा बात करती है कि किस तरह कोता तुम्हारे बारे में बात करे जा रहा था, कि कैसे तुम एक हीरो की तरह आए और उसकी जान बचा ली। अब वो तुम्हें एक आइडल की तरह मानता है। अब शॉप का ऑनर भी आ चुका था, तो फूका बोलती है अब मुझे जाना चाहिए, और ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरे भाई की मदद करने के लिए। और जाने से पहले वो ब्रश करते हुए बोलती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं। पर साजो बुरा क्यों ही मानेगा, वो तो खुद ही पूछने वाला था। तो उसके जाने के बाद वो उसका गिफ्ट खोल के देखता है कि आखिर उसने इसे क्या दिया होगा। उसे ये तो पता था कि इसके अंदर शायद एक रुमाल है, पर जब वो उस रुमाल को देखता है उसके अंदर बहुत सारी डॉल्फिन बनी होती है, और वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। क्या ये मुझे एक बच्चे की तरह देखती है, मैंने तो इतनी उम्मीदें लगा रखी थी, पर ये तो मुझे बच्चा समझ रही है। अब फूका हर दिन बुक शॉप में आया करती थी सिर्फ साजो से मिलने के लिए, क्योंकि उसे उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब साजो देखता है उसके हाथ में एक ब्रेसलेट, और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और तब साजो के दिमाग में आने लग जाती है आइका। उसे याद आता है कि समर फेस्टिवल के बाद आइका का बर्थडे है, तो कैसा रहेगा अगर वो भी उसे ऐसा ही ब्रेसलेट गिफ्ट करे। तो वो फूका से पूछता है कि आखिर वो ये लाई कहाँ से। तब वो बताती है कि मैं ये कहीं से लाई नहीं हूँ, दरअसल ये मैंने खुद बनाया है, एक अपने लिए और एक अपने फादर के लिए। तब साजो फिर से हैरान हो जाता है कि ये कॉलेज में है तब भी अपने फादर से इतनी क्लोज है। और एक तरफ कायदे को देखो, जो हाई स्कूल में आने के बाद तो खुद को रानी समझने लगी थी। उसे पता नहीं क्यों, पर कई बार फूका उसे थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी होने के बाद भी उसकी हरकतें टीनेजरों जैसी हैं। तब फूका बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं, मैं तुम्हें वो शॉप दिखा दूंगी जहाँ से मैंने ये बनाया था, इसी बहाने हम घूम भी लेंगे। और ये ऐसा ही करते हैं।
ये दोनों जाते हैं उस शॉप की तरफ। जब वो शॉप से निकलते हैं तब तक तो फूका बिल्कुल सही थी, पर पता नहीं क्यों स्टेशन की तरफ जाते जाते वो थोड़ी नर्वस होने लग जाती है। और साजो के पूछने के बाद वो बताती है कि बस मैं थोड़ी नर्वस हूँ, कहीं मेरे दोस्त मुझे देख ना ले। तब साजो बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम नर्वस होगी कि कहीं वो गलत ना सोच ले कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। पर तब फूका बोलती है कि बात वो नहीं है, मैं इस ड्रेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं ये ड्रेस नहीं पहना करती। साजो अब और ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, खासकर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो तब फूका बताती है कि यूजुअली वो मिडिल स्कूल की ड्रेस पहना करती है और ऐसा पहली बार है कि वो ऐसी ड्रेस पहन रही है। साजो को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये कैसी फैंटेसी है, आखिर इसे मिडिल स्कूल की ड्रेस पहनना क्यों पसंद है। पर वो उसे उतना जज नहीं करता और न ही उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करती है। तो ये लोग चले जाते हैं उस शॉप की तरफ जो पास थी एक बीच के, और दूसरी तरफ उसी बीच में आ रहे होते हैं आइका, आयरी और आशिदा। आशिदा को तो अभी भी साजो की परवाह होती है, उसको लग रहा होता है कि मेरा बेचारा दोस्त घर पे अकेला पड़ा होगा, तो क्यों ना हम उसे भी लेके चले। और ये ऐसा इसलिए भी कर रही थी ताकि आइका और साजो साथ में टाइम स्पेंड कर सके, पर साजो तो घर पे होता ही नहीं, तो फिर ये तीनों अकेले ही चले जाते हैं। और दूसरी तरफ साजो, वो तो फूका की ब्यूटी में खो गया था। वो अपने मन में सोचता है कि ये कितनी इनोसेंट और प्योर है, यकीन नहीं होता कि आज तक इसने किसी को डेट नहीं किया। पर साजो उसे अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकता था, फिलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि अभी वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की दोस्ती बिगड़ जाए। अब ये दोनों उस शॉप में चली जाते हैं जो पूरी ज्वेलरी से भरी हुई थी। उस दुकान की जो मालकिन होती है वो सासाकी को पहचान जाती है, क्योंकि ये पहले भी बहुत बार यहाँ पर आ चुकी है अपने फादर के साथ। साजो को इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो उस औरत से बोल देता है कि मुझे एक ज्वेलरी चाहिए जो मैं अपने दोस्त को दे सकूं। तब सासाकी पूछती है कि आखिर वो दोस्त तुम्हारी कितनी क्लोज है। साजो बोल देता है ये समझ लो बहुत ज्यादा क्लोज। तब फूका बोलती है कि अगर वो तुम्हारे इतनी ही क्लोज है तो ये ज्वेलरी तुम्हें खरीदनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें खुद ही अपने हाथों से बनवानी चाहिए, क्योंकि अगर ये तुम अपने हाथों से बनाओगे और वो अच्छा नहीं भी हुआ तब भी ये तुम्हारी दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि तुमने इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है। तो वो उनकी बात सुन लेता है और इसी दुकान के बाहर आइका, आयरी और आशिदा एंजॉय कर रहे थे। तो अब ये दोनों बैठ के ज्वेलरी बनाने लग जाते हैं। पर तभी साजो की नजर पड़ती है एक फोटो में। दरअसल इस शॉप में जो भी ज्वेलरी बनाता है उनकी फोटो लगाई जाती है। तो वहाँ पर फोटो लगी हुई थी फूका और उसके फादर की। पर उस फोटो में एक चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, उसमें उस लड़की ने पहन रखी थी जूनियर हाई स्कूल की ड्रेस। तब साजो पूछता है क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है जो जूनियर हाई स्कूल में है। पर तब सासाकी बोलती है कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, दरअसल वो मैं ही हूँ। अब ये सुनने के बाद उसे पहला धक्का लगता है, पर तब भी वो सोचता है कि नहीं, वो गलत सोच रहा है, क्या पता बस इसे कॉस्प्ले करने का शौक हो, तभी इसने जूनियर हाई स्कूल के कपड़े पहन रखे हैं। पर इस बात पे फूका हंसने लग जाती है। वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा मजाकिया हो, तुम्हें क्यों लगता है कि ये मैंने कॉस्प्ले किया होगा, अगर मैं जूनियर हाई स्कूल में हूँ तो मैं उसी की तो ड्रेस पहनूंगी। और ये सुनने के बाद उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। तो फूका कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं थी, दरअसल वो तो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती है, यहाँ तक कि उम्र में वो उससे छोटी है। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये क्यों टीनेजरों की तरह हरकत करती थी और क्यों अभी भी ये अपने पेरेंट्स से इतना ज्यादा क्लोज है। और इसकी वो ड्रेस वाली बात, मतलब इतने टाइम से ये गलत सोच रहा था, वो बस दिखने में मैच्योर लगती है पर वो एज में उससे भी छोटी है। अब तो बेचारे के सारे सपने ही टूट चुके थे। मुश्किल से एक ही ऐसी लड़की मिली थी जिसने उसे इतना भाव दिया था, वो उसे पसंद करती थी, ये उसे पसंद करता था। पर साजो को डीडी की तरह एलिगेशन नहीं लगवाने थे, तो वो अपने आप से ही बोलता है कि मुझे ये ख्याल अपने मन से निकालने होंगे, पर कम से कम ये अभी भी अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आइका, आयरी और आशिदा तीनों ही बीच में एंजॉय कर रहे थे। और तभी आशिदा की नजर पड़ती है एक ज्वेलरी शॉप पे। ये वही शॉप है जिसमें साजो और फूका है। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि उस शॉप में हम चलते हैं। और जैसे ही ये जाते हैं इन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि अब तक वो दोनों निकल चुके हैं। पर इनमें से किसी को नहीं पता कि साजो यहाँ पर था, सिवाय आयरी के, क्योंकि वो साजो की फोटो देख लेती है जो दीवार पे लगी थी। पर वो साजो को जानती ही नहीं थी, तो वो कुछ बोलती नहीं। और जब ये तीनों शॉप में बाहर जाके आइसक्रीम खाने लग जाते हैं, तब आइका को भी दिखती है साजो की एक झलक एक लड़की के साथ। वो ये चीज आशिदा को भी बताती है, पर आशिदा उसका मजाक बना देती है कि क्या पता वो किसी के साथ यहाँ पर डेट पे आया हो, पर तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो बेचारा शॉप में शायद काम कर रहा होगा। और दूसरी तरफ साजो घर के लिए निकल जाता है। और तभी आशिदा का उसके पास मैसेज आता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ऑफर रिजेक्ट करने की, आखिर तुम हो किधर, तुम हमें घर पे भी नहीं मिले और तुम जानते हो कि तुमने क्या मिस कर दिया। और ये बोलने के बाद आशिदा आइका की स्विम सूट की फोटो भेज देती है उसे जलाने के लिए कि उसने क्या मिस कर दिया। और साजो फिर से आइका के बारे में सोचने लग जाता है कि उसको उसका गिफ्ट कैसे लगेगा। वो सोच रहा होता है कि कब आइका का बर्थडे आएगा और मैं उसे ये ज्वेलरी गिफ्ट कर पाऊंगा, वो ज्वेलरी जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शॉप का ऑनर नए लोग ढूंढ रहा होता है जो कि शॉप में काम कर सके।
पर साजो थोड़ा हैरान था क्योंकि ये शॉप इतनी बड़ी तो है नहीं कि यहाँ पर ज्यादा लोग रहे, और उसने हायरिंग पोस्टर लगाया नहीं था। उनको इंटरव्यू देने के लिए पहला पर्सन आ भी जाता है और ये कोई और नहीं थी, साजो की ही क्लासमेट मीना थी। मीना उस ओल्ड मैन को अपना रिज्यूमे दिखाती है, पर वो तो बिना दिखे ही उसे हायर कर लेता है। और उसके जाने के बाद साजो बोलता है कि आपने ये क्या किया, कम से कम आप उसका इंटरव्यू तो ले लेते। आप उसे नहीं जानते पर मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो एक इंट्रोवर्ट है। बुक स्टोर संभालना तो छोड़ो, वो तो स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती। क्या आपको लगता है कि वो स्टोर संभाल लेगी? पर ओल्ड मैन बोलता है कि उसे मीना पे पूरा भरोसा है, और वो ओल्ड मैन भी उसे बताता है कि अब तुम इसके सेंसे हो, तो तुम्हें इसे वो सब सिखाना होगा जो तुम्हें आता है। और वो उसे सबसे पहली चीज ये बोलता है कि बस मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें कस्टमर्स की सेल्स बढ़ानी है तो तुम्हें अपने मुंह से जवाब देना होगा। और वो इसका जवाब भी मुंडी हिला के देती है। वो इस शॉप में काम करने के लायक तो थी ही नहीं, ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, ना ही वो भारी सामान उठा सकती थी, और ना ही वो बुक्स को अच्छे से अरेंज कर पाती थी जो ये आराम से कर ले। तो वो उसे काउंटर पे बिठा देता है, कम से कम ऐसे करने से कॉन्फिडेंस तो आएगा। और जो उसके लिए पहला कस्टमर आता है वही एक क्रीपी आदमी होता है, और वो उससे अजीब अजीब से बुक मांगने लग जाता है। मीना को तो समझ में नहीं आता कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि वो आदमी बहुत बकबक किए जा रहा था, और दूसरी तरफ वो तो पूरी तरह से शांत थी। तो बाद में साजो को बीच में आना ही पड़ता है, और इस सिचुएशन से मीना इतना ज्यादा नर्वस हो गई थी कि वो तो रोने तक लग जाती है। अब साजो समझ चुका था कि ये इस शॉप में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बात करने से इतना डरती है कि अभी तो वो रो ही गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी दुकान मिट्टी में मिल जाएगी। आपने उसे हायर करके बहुत बड़ी गलती कर ली, और वैसे भी आपने उसकी बिना स्किल जाने ही हायर कैसे कर लिया? तब वो ओल्ड मैन बताता है कि ऐसा मैंने जानबूझ के किया। दरअसल मैं मीना को पहले से जानता हूँ, वो हमारी रेगुलर कस्टमर हुआ करती थी, पर पता नहीं कुछ दिनों से उसे ऐसा क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा चुपचाप रहती है और मुझसे ये देखा नहीं गया। तो मैंने उसे इधर हायर इसलिए कर लिया ताकि वो खुश रह सके। और तब साजो भी सोचता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी उसका कोई खास दोस्त है नहीं, तो शायद वो कुछ ज्यादा अकेली पड़ जाती होगी, और अगर वो शॉप में काम रहेगी कम से कम वो बिजी तो रहेगी। तब साजो उसकी बात समझ जाता है, पर वो बोलता है कि फिर भी मुझे उसे चेंज करना ही होगा, क्योंकि अगर उसे यहाँ काम करना है तो उसे बदलाव लाना ही पड़ेगा। तब साजो उसके पास जाता है और उसे बैठ के अच्छे से समझाता है कि कोई भी पहले दिन से अच्छा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैंने भी बहुत गड़बड़ करी थी, पर तुम्हें बोलना सीखना ही होगा, क्योंकि अगर तुम हमारे कस्टमर से बात नहीं करोगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत घमंडी हो, या फिर तुम उन्हें अपनी बुक बेचना ही नहीं चाहती। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला, पर तुम्हारे पास भी यही मौका है चेंज होने का। तो ऐसा नहीं कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर भी दी तो वो तुम्हें जज करेंगे, तो तुम बस ट्राई करते रहो, गलतियाँ तो होती रहेंगी। तो मुझे तुम अपना जवाब अभी बता दो, क्या तुम इस शॉप के लिए बदल सकती हो या फिर नहीं, और अगर नहीं तो तुम ये जॉब अभी छोड़ सकती हो। पर ये सुन के मीना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि मैं हार नहीं मान सकती, खासकर इस बार तो बिल्कुल नहीं, तो प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो। और वो ये बोलते हुए अपना सर झुका लेती है ताकि वो उसे जॉब से ना निकाले, और बेचारा साजो तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो बोलता है कि ये सब तो उसने उसे मोटिवेट करने के लिए बोला था, पर लगता है उसने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया। वो उससे बहुत उठने के लिए बोलता है, पर वो सुनती ही नहीं। फिर वो एंड में बोल ही देता है कि मैं तुम्हें शॉप से नहीं निकालूंगा, वैसे भी इस शॉप का मालिक मैं नहीं हूँ। और तब जाके मीना उठती है। अब रात को साजो अपने घर पे आराम कर रहा होता है, और आयका और आशिदा इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं वीडियो कॉल पे। आशिदा बोलती है कि आजकल तो साजो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहा। तब आयका बोलती है कि शायद वो अपनी शॉप पे बिजी होगा, पर तभी आयका देखती है कि उसका ग्रुप में मैसेज आ जाता है। वो मैसेज में लिखता है कि वो शॉप से बहुत लेट में आया था तो वो सो गया, इसलिए वो उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तब आशिदा बोलती है कि अब तो तुम आ गए ना, तो अब चुपचाप से वीडियो कॉल उठा लो। अब ये तीनों बात करने लग जाते हैं, पर आयका का कैमरा ऑन नहीं होता। तब साजो बोलता है कि मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। दरअसल मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, मैंने आज एक लड़की को घुटने पे झुकने पे मजबूर कर दिया। वो अभी ने ये नहीं बताता कि वो लड़की कोई और नहीं, इन्हीं की क्लासमेट मीना है। आशिदा तो मजाक मजाक में उसकी टांग खींचने लग जाती है कि तुम धीरे धीरे बदलते जा रहे हो, तुम इतना गिर जाओगे कि तुम एक लड़की को घुटने पे झुकने पे मजबूर कर दोगे, ऐसी उम्मीद तो मैंने तुमसे नहीं की थी। तब साजो बोलता है कि तुम मुझे और गिल्टी फील कराना बंद करो, मैं यहाँ पर मदद मांगने आया हूँ। पर तब आयका उसका सपोर्ट करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल साजो उसका सेनपाई ही हुआ, और साजो ने कोई गलत बात नहीं बोली थी। उसने जो भी बोला सोच समझ के बोला। अगर वो उस लड़की को उस शॉप से निकाल भी देता तब भी इसमें साजो की कोई गलती नहीं होती। तब आशिदा कोई बहाना मारती है और फोन काट देती है। इसने ऐसा इसीलिए करा ताकि ये दोनों आराम से टाइम स्पेंड कर सके। बेचारी बहुत कोशिश कर रही है ताकि आयका और साजो मिल जाए। अब ये दोनों अकेले थे
तो ये सोचते हैं कि कुछ बात ही कर लें। तब साजो बोलता है कि तुम कैसी हो, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए, हम तो समर वेकेशन के बाद से मिले ही नहीं है। और तब वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि इसमें किसकी गलती है, हमने तुम्हें इतनी बार इनवाइट करा पर तुम हमारा इनविटेशन हर बार रिजेक्ट कर देते हो। फिर तब आइका उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें अपने जूनियर के बारे में और कुछ बताना है तो तुम मुझे वो कल कॉल करके बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही वो कॉल काटने वाली होती है उससे पहले साजो ही उसका कॉल काट देता है और इस पे आइका मुंह फुला लेती है, क्योंकि हर बार आइका ही वो थी जो सबसे पहले कॉल काटती थी, पर अब तो साजो ऐसे कॉल काट रहा है मानो उसे कोई परवाह ही नहीं। और अगले दिन साजो फिर से चली जाता है स्टोर पे। उसे लगता है कि मीना अब नहीं आएगी, क्योंकि उसने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। पर वो देखता है कि मीना आई होती है, और बस इतना ही नहीं, वो तो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो लोगों से बात तक कर रही थी, उतने अच्छे से नहीं पर फिर भी उसके हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। अब साजो बोलता है कि आखिर तुम में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, तुम तो कमाल कर रही हो। तब मीना बताती है कि तुम्हारी बात से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, अब सब कुछ सही चल रहा था। पर फिर भी तो साजो सोचता है कि अगर उसे इसके साथ घुलना मिलना है तो उसे उससे थोड़े पर्सनल सवाल पूछने चाहिए, तो शायद क्या पता इसके बाद मीना उस पर यकीन करे और फिर उससे खुल के बातें करे। तब वो पूछता है कि आखिर तुम ये जॉब क्यों कर रही हो। तब वो बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपने भाई पे डिपेंड नहीं होना। तब वो बताती है कि वो और उसका भाई पहले बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, वो साथ में बुक्स पढ़ा करते थे और एंजॉय करा करते थे, जब तक वो लड़की बीच में नहीं आ गई। अब ये वर्ड सुनने के बाद साजो समझ चुका था कि उसे इतना पर्सनल भी नहीं जाना था, अब ये तो उसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें बता रही है। तब मीना बताती है कि जब से वो लड़की मेरे भाई के बीच में आई है तब से उनने मुझसे अच्छे से बात करना बंद कर दिया है। और फिर हमें पता चलता है कि उसका भाई भी कोई और नहीं, काउंसिल मेंबर है, जिसे लोग प्यार से कुमा बोलते हैं। और जिस लड़की की वो बात कर रही थी यूरी, वो भी एक काउंसिल मेंबर है। तब बेचारा साजो सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल जा रही है, मुझे इनकी फैमिली मैटर में नहीं घुसना। अब साजो समझ जाता है कि ये सब इसकी फैमिली प्रॉब्लम है। ये घर में सबसे छोटी थी तो सारी अटेंशन इसे ही मिलती थी, पर यूरी के आने के बाद से उसका भाई यूरी पे ज्यादा ध्यान देने लग गया। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और खुद इंडिपेंडेंट बनने के लिए उसने डिसाइड करा कि वो काम करना शुरू करेगी। तो साजो भी उसे सपोर्ट करता है। और उसी वक्त वहाँ पर दुकान में आ जाती है फूका। वो वहाँ बुक खरीदने नहीं आई थी, वो हर बार की तरह बस साजो से ही मिलने आई थी। और तभी साजो के दिमाग में आता है एक बहुत अच्छा आइडिया। उसे पता है कि फूका कितनी बड़ी एक्सट्रोवर्ट है, वो किसी के साथ भी घुल मिल जाती है, तो अगर वो इसकी दोस्ती मीना से करवा दे तो कितना अच्छा होगा। और वो वैसा ही करता है, वो फूका को इंट्रोड्यूस करवाता है मीना से। वो फूका से बोलता है कि तुम्हारी तरह इसे भी बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और उसका बस इतना बोलना ही काफी था, क्योंकि इसके बाद तो फूका उसका हाथ तक पकड़ लेती है और वो उससे तरह तरह के सवाल पूछती है कि तुम्हें कौन सी बुक पसंद है, या फिर तुम कितनी बुक्स पढ़ चुकी हो और अभी कौन सी पढ़ रही हो। इतने सारे सवाल सुन के तो मीना नर्वस हो जाती है, पर वो खुश होती है कि उसकी तरह भी कोई है जिसे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो मीना उसे एक बुक सजेस्ट करती है और फूका वो खरीद भी लेती है। और इसके बाद साजो उसकी तारीफ भी करता है कि तुमने आज पहली सेल कर ही ली, धीरे धीरे तुम पहले से ज्यादा बेहतर हो रही हो। अब अपना काम खत्म करने के बाद ये घर के लिए निकल ही रहे होते हैं, पर तभी साजो देखता है कुमा को, जो कि मीना को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका था, पर मीना उसके सामने नहीं आना चाहती थी। तो वो साजो के पीछे छुप जाती है। साजो को पता होता है कि मीना अभी इससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो नाराज है। तो साजो बोलता है क्यों ना हम सब बैठ के अच्छे से बात करें, क्योंकि अगर तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही नाराज रहे तो कोई हल नहीं निकलेगा। और इतना ही काफी नहीं था, वहाँ पर तो यूरी भी आ जाती है, जो इन सब फसाद की जड़ है। सबसे पहले तो यूरी उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाना चाहती थी, मुझे पता है कि मेरे आने के बाद से तुम्हारा भाई तुम पे कम ध्यान देने लगा है और इसी वजह से तुम इस शॉप में काम करने लगी, यहाँ तक कि तुम तो बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट हो। और बस इतना ही नहीं, अभी तो तुम एक बच्ची हो, तो मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हें ये सब करना पड़ा। तो प्लीज तुम घर वापस आ जाओ, तुम ये सब काम छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मीना को कुछ बोलना था पर वो बोल नहीं पा रही थी, तो उसकी जगह बोल देता है साजो कि आप लोग बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं कि ये काम मीना कर नहीं सकती। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी वो थोड़ी कच्ची है, पर वो धीरे धीरे ये काम सीख रही है और यही काम करने के बाद धीरे धीरे ही सही पर उसमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसे काम करने दोगे तो ये इसकी पर्सनैलिटी के लिए भी सही होगा। और वैसे भी ये ना तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना ही आप, जो मीना को करना है वो खुद ही डिसाइड करेगी, हम बस एक ही काम कर सकते हैं, उसका सपोर्ट करना। और मीना डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर काम करना जारी रखेगी। अब साजो ने एक और दोस्त बना लिया था और दूसरी तरफ आइका, वो गर्मियों की छुट्टियों में भी स्कूल जा रही थी, समर फेस्टिवल और नए स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए। और वहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी ससाकी के, क्योंकि अब ये दोनों दिन भर साथ में रहते हैं और पूरे स्कूल में गिने चुने बच्चों के अलावा और कोई होता भी नहीं। तो आइका का तो नहीं पता, पर ससाकी धीरे धीरे आइका को पसंद करने लगा था
और शायद वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब आइका भी उसे पसंद करने लगे, क्योंकि ससाकी सब चीज में बेटर है साजो से। अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और दूसरी तरफ मीना भी अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह साजो और फूका भी है, क्योंकि वो उसके साथ बड़ी ओपनली बात कर सकती थी बुक्स के बारे में। और ये देख के साजो खुश होता है। तभी उसके पास मैसेज आता है कायदे का, और वो अपना काम खत्म करने के बाद सीधा जाता है उसी के पास। तब कायदे बोलती है कि अगर तुमने मीना का ध्यान रख लिया है तो अब कुछ मेरे बारे में भी सोच लो। साजो हैरान हो जाता है कि आखिर ये आपको कैसे पता चला कि मीना मेरे उधर काम कर रही है। तब कायदे बोलती है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपता। तब साजो बोलता है कि ये सब छोड़ो, आपने मुझे इधर बुलाया क्यों है। तब वो बताती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। दरअसल स्कूल्स फिर से खुलने वाले हैं, तो स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए और नए बच्चों का स्वागत करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तब साजो बोलता है कि आखिर उन्हें मेरी क्या जरूरत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उनने हमारी क्लास से कई बच्चे लिए थे, जैसे आइका, ससाकी और बाकी लोग भी। तब कायदे बोलती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, हमने कई क्लास से बच्चे लिए थे, पर इस बार बहुत लोगों ने एडमिशन लिया है, तो काउंसिल मेंबर्स को तुम्हारी जरूरत है, खासकर रिन को, क्योंकि पूरा बोझ तो उसी के कंधे पे आ चुका है। रिन ने मुझे बताया था कि तुमने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वो तुम्हें काउंसिल मेंबर बनाने वाली थी। अब कायदे को क्या पता, अगर ये काउंसिल मेंबर बन जाता तो या तो उसका क्या हल करती। तो वो उसे समझाने की भी कोशिश नहीं करता, वो बस बोल देता है कि मुझे नहीं लगता मैं इसके लायक हूँ, तुम्हें किसी ऐसे को चुनना चाहिए जो ये काम कर सके। तब कायदे बोलती है कि वो तो तुम्हें अपना छोटा भाई मानती है, पर तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तुम उसकी मदद भी नहीं कर सकते। तब साजो बोलता है कि ठीक है, अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, मैं उसकी मदद कर दूंगा। तब कायदे बोलती है कि ये बात तुम उसे खुद ही बता दो, उसे सुन के अच्छा लगेगा। अब वो रिन को कॉल कर देता है। पहले तो रिन हैरान होती है कि आखिर कायदे के फोन से साजो बात क्यों कर रहा है, तो साजो रिन से बोलता है कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर रिन बड़े आराम से ही मना कर देती है कि तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। दरअसल रिन इससे अभी थोड़ा नाराज थी, क्योंकि इसने काउंसिल मेंबर बनने से मना कर दिया था। तब साजो बोलता है कि आप मुझे नहीं रोक सकती, आपने कहा था कि आप मुझे एक छोटे भाई की तरह मानती हैं, तो एक छोटा भाई होने के नाते मुझे आपकी मदद करनी ही होगी। तब रिन बोलती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम हमारी मदद कर सकते हो, पर बस इतना ध्यान रखना ये काम आसान नहीं होने वाला, बाकी सब मैं तुम्हें कल बताऊंगी। और ये बोल के वो फोन काट देती है। अगले दिन स्कूल में वो रिन से मिल जाता है, पर रिन उससे अभी भी आंखें नहीं मिला पा रही होती। रिन बोलती है कि ये काम बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी, क्या पक्का तुम ये कर लोगे। तब साजो बोलता है कि मेरी बड़ी बहन तो कभी इस बात पे ध्यान देती ही नहीं, वो तो बस ये सोचती है कि मैं नौकरों की तरह काम करती रहूं, तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे जैसा काम करवाना चाहती हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब रिन बताती है कि तुम्हारा काम है सामान को इधर से उधर करना, ताकि हम जगह को सजा सके। अब वो जाते जाते देखता है एक क्लास में, जहाँ पर उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे, आइजावा, वो फॉरेनर लड़की, ससाकी और आइका। ससाकी और आइका को साथ में देख के साजो वहाँ से चली जाता है। वैसे भी यहाँ पर वो बस काम करने आया है, कुछ और नहीं। अब रिन काउंसिल ऑफिस में जाके उसे सभी मेंबर से मिलवाती है, पर साजो का तो ऑरा इतना था कि वो सबको पहले से ही जानता है, बल्कि बाकी लोग उसे थैंक्स बोलने लग जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। यूरी और यहाँ तक कि कुमा भी। तो सभी मेंबर्स के दिल में तो वो पहले ही जगह बना चुका था। और दूसरी तरफ ससाकी, वो भी कोशिश कर रहा था आइका के दिल में जगह बनाने की। तो वो उससे बोलता है कि 2 हफ्ते बाद मेरा सॉकर मैच है, क्या तुम चलोगी। पर आइका साफ मना कर देती है कि उसको आयरी का ध्यान रखना है, तो वो मैच देखने नहीं आ सकती। पर वो उससे माफी भी मांगती है उसका ऑफर रिजेक्ट करने के लिए। ससाकी को बुरा तो लगता है, पर वो समझ जाता है कि आइका भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन है और उसे उसका ध्यान रखना है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद आइका फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाई जाती है उसकी बैक स्टोरी, जब वो मिडिल स्कूल में थी। दरअसल जैसे आज उसने ससाकी को रिजेक्ट करा, वैसे ही वो पहले अपने सभी दोस्तों को रिजेक्ट करा करती थी, जो भी उससे पूछने आता था, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, कैरियोके या फिर पिकनिक। वो अपनी सारी फ्रेंड्स को मना कर देती थी, सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि उसको आइका का ध्यान रखना है, क्योंकि उसके मॉम और डैड दोनों ही जॉब करते थे और आयरी अभी बहुत छोटी है, तो वो अकेले तो रह नहीं सकती। तो आइका को कभी टाइम ही नहीं मिला दोस्त बनाने का, वो पूरी तरह अकेली थी, जिसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसके पास दोस्ती के लिए टाइम ही नहीं था। और यही रीजन था उसने उस टाइम पे मदद करी साजो की, जो सबके सामने गिर चुका था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आइका बिना किसी की परवाह करे उसका सपोर्ट करती है और वो अपने मन में बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। दरअसल उस दिन मैंने साजो की मदद इसीलिए की थी क्योंकि मुझे उसमें अपनी एक झलक दिखी, वो भी मेरी तरह बिल्कुल अकेला था, ना कोई दोस्त ना कोई साथी, ठीक मेरी तरह ही। और जब सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उस दिन उसकी मदद कर दी, पर मुझे नहीं पता था कि उस दिन के बाद से ये मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। दरअसल उसी दिन रिसर्च के बाद उसने उसे कन्फेस कर दिया था, उसे उसका नाम तक नहीं पता था और वो उससे डेट के लिए पूछ लेता है, पर आइका ना तो उस पे हंसती है ना ही उसका मजाक उड़ाती है, वो पोलाइटली ही उसे मना कर देती है कि माफ करना, जैसी मेरी सिचुएशन है अभी मैं डेट नहीं कर सकती।
दरअसल उसने डेट के लिए मना इसलिए किया था क्योंकि अगर पढ़ाई और आयरी के बीच में साजो भी आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ना तो वो पढ़ाई पे फोकस कर पाएगी, ना ही आयरी पे, और इसी तरह उसका पूरा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो साफ मना कर देती है। साजो उससे रीजन पूछने की कोशिश करता है, पर अभी ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं थे, तो आयका उसे नहीं बताती। हालांकि उसे रिजेक्ट करते ही वे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, उसने किसी का दिल तोड़ दिया। पर उसे क्या पता था ये लड़का तो बेशर्म है, क्योंकि इसके बाद से वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ गया था। आयका पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुकी थी। लोग उससे साजो के बारे में पूछते रहते थे कि आखिर वो अजीब लड़का तुम्हारा पीछा क्यों करता है। यहाँ तक कि आयका के कुछ दोस्त तो साजो को पीटने तक की बात कर रहे थे। पर आयका बात संभाल लेती है। वो सोचती है बस एक ही साल की तो बात है, मैं दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी, और वो दूसरे स्कूल में। पर जैसे ही एग्जाम नजदीक आने वाले थे, साजो उसे इग्नोर करने लग जाता है, जैसे वो अभी कर रहा है। हालांकि उस टाइम पे भी आयका को थोड़ा बुरा लगा था, पर तब वो उतने अच्छे दोस्त नहीं थे। और फिर बाद में आयका को रियलाइज होता है कि वो उसे इग्नोर इसलिए कर रहा था ताकि वो अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि उसको भी उसी स्कूल में जाना था जिसमें आयका जा रही है। और नए स्कूल में जाने के बाद भी इसने अपनी हरकतें नहीं बदली। हालांकि तब इसकी एक और दोस्त बन चुकी थी, आशिदा। ये दोनों आशिदा से पहली बार मिल रहे थे, और आशिदा साजो और आयका दोनों की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। साजो ने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, पर अब तो उसकी शक्ल देखने के लिए तक वो तरस जाती है। अब वो अचानक से ही अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है। पता नहीं क्यों और कैसे उसे पता चल जाता है कि साजो आसपास ही है, और वो पूरे स्कूल में भागने लग जाती है उसे ढूंढने के लिए। उसे पता होता है कि ये पागलों की तरह हरकतें कर रही है, पर फिर भी उसे एक बार साजो की शक्ल देखनी थी। जब से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, वो उससे आमने सामने नहीं मिली, और अभी उससे मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो स्कूल का कोना कोना छान मारती है, और फाइनली वो टकरा ही जाती है साजो से। अब फाइनली गर्मियों की छुट्टियों के बाद ऐसा पहली बार हो रहा था जब आयका उसे आमने सामने देख रही थी, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। शुरू में तो वो हैरान होती है कि ये इधर कर क्या रहा है, और आयका को खुद रियलाइज नहीं होता कि वो उसकी कितनी क्लोज आ चुकी है। और बस इतना ही नहीं, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रही थी। साजो को तो यकीन ही नहीं आता कि ये वही आयका है जिससे ये स्कूल बंद होने से पहले मिला था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तब वो बाकी बातें साइड रख के उससे ये पूछता है कि वो इतनी जल्दी भाग के जा कहाँ रही थी, और आयका तो छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। वो एडमिट कर लेती है कि वो उसे ही देखने आ रही थी। वो बताती है कि किस तरह हम दोनों इतने टाइम से नहीं मिले हैं, हमें एक साथ समय बिताए हुए कई महीने हो चुके हैं। पर साजो भी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं कि वो उससे मिलना नहीं चाहता था, दरअसल उसे काम था, उसे पूरे दिन शॉप में रहना पड़ता है, और वो घर आके थक जाता है। तब साजो फिर से बोलता है कि तुम थोड़ी टैन हो चुकी हो, और उस पे आयका बोलती है हाँ, क्योंकि मैं आशिदा के साथ बीच गई थी। पर ये बात तो साजो को पहले से ही पता थी। वो बोलता है हाँ मुझे पता है, आशिदा ने मुझे तुम्हारी फोटो भेजी थी। तब वो ब्लश करते हुए बोलती है क्या वो फोटो सच में उसने तुम्हें भेज दी थी? मुझे तो लगा वो बस मजाक कर रही है, कम से कम तुमने वो डिलीट तो कर दी ना। अब चुपचाप मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं खुद चेक कर लूंगी। पर आयका को उस पर भरोसा नहीं होता, तो वो उससे उसका फोन मांगती है, और उसका फोन लेते लेते वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इतना जितना आज से पहले ये कभी नहीं आए थे। मानो दोनों के लिए ही दुनिया रुक चुकी थी। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। पर अफसोस वहाँ पर आशिदा आ जाती है, तो उसकी वजह से उन दोनों को अपने सपनों की दुनिया से बाहर आना ही पड़ता है। अब आशिदा आयका से माफी मांगती है क्योंकि उसने उन दोनों का बहुत अच्छा मूवमेंट बेकार कर दिया। पर आशिदा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं था। तब आशिदा बोलती है कि तुम्हें काम अगर करना ही था तो तुम आयका को पहले ही ज्वाइन कर लेते, ऐसा करने से तुम उसके साथ पूरा टाइम बिता सकते थे। तब साजो मना कर देता है कि नहीं, मैं बस इधर हूँ फिजिकल लेबर करने के लिए, भारी सामान उठाना, सामान को इधर से उधर करना, पर नए स्टूडेंट्स को तुम लोग ही गाइड करोगे। दरअसल उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को चुना है जो दिखने में अच्छे हों और दिखने में समझदार लगे, ताकि नए बच्चे अट्रैक्ट हों। और अगर मेरा जैसा ऑर्डिनरी लड़का उनको गाइड करेगा तो आधे स्टूडेंट्स तो वैसे ही भाग जाएंगे। पर आयका इस पे साफ मुकर जाती है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हो। क्या तुम भूल गए कि किस तरह तुमने मीना की मदद करी थी? तुम लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हो, तुम लोगों को समझते हो। और इस बात में कोई झूठ नहीं था, साजो सच में लोगों को अच्छे से समझ सकता था। अब अगला दिन आ चुका था और सभी न्यू स्टूडेंट्स आ चुके थे स्कूल देखने के लिए। काउंसिल मेंबर उन सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साजो खड़ा होता है उन्हीं काउंसिल मेंबर के साथ, मानो वो भी उनका एक हिस्सा है। अब सब लोगों की टीम बन जाती है कि कौन क्या काम करेगा, जो बच्चों को गाइड कराने में मदद करेंगे और उन्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे। तो आयका की टीम में होता है ससाकी और उन्हें मिलते हैं 4 स्टूडेंट्स, इनो, ससाकी, नाकाता और यामामोटो। ससाकी उस लड़की को देख के बोलता है तुम्हारा सरनेम भी ससाकी है? वो तो मेरा सरनेम भी है। और ये कोई और नहीं थी ससाकी फूका, वही साजो की दोस्त। उनमें से एक लड़की पूछती है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं? पर आयका तो साफ इनकार कर देती है कि ये बस मेरा अच्छा दोस्त है
और कुछ नहीं। बेचारा ससाकी बोले तो बोले क्या। अब जैसे ही ये इन चारों को पूरा स्कूल दिखाते हैं तो वो सभी देखते हैं कि कुछ लड़के आइजावा को परेशान कर रहे थे क्योंकि वो दिखने में एक बच्चे की तरह थी, तो वो उसके ऑर्डर नहीं लेते। पर तभी बीच में आ जाती है आयका और वो उन सब बच्चों को बहुत ज्यादा सुनाती है, यहाँ तक कि वो उन्हें ये भी बोल देती है कि अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रही तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है हमारे स्कूल में। और आयका का गुस्सा देख के तो वो लड़के भी डर जाते हैं और वो उससे माफी मांग लेते हैं। अब वो उन्हें पूरा स्कूल दिखा चुका था। तब ससाकी बोलता है कि तुम ग्रैंड फेस्टिवल में भी आ सकती हो क्योंकि कुछ टाइम बाद ही स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है और हमारा स्कूल वो बड़ी ही धूमधाम से बनाता है, तो कोशिश करना तुम वो मिस ना करो। और वो लड़कियां सभी एक्साइटेड थी वो फेस्टिवल देखने के लिए। तब फूका बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि साजो सेनपाई मुझे उस टाइम पे गाइड करे। तब वो लड़कियां बोलती है अच्छा वही साजो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और दूसरी बोलती है वही ना जिसके बारे में तुम 24 घंटे बात करा करती हो, और तीसरी बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो इसी स्कूल में पढ़ता है, तो कब मिलवा रही हो तुम हमें उससे। तब फूका ब्लश करते हुए बोलती है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है फिलहाल। तो आयका साजो का नाम सुन के थोड़ा हैरान होती है, पर वो सोचती है कि वो कोई और ही लड़का होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया में बस एक ही साजो नाम का लड़का हो। और साजो की किस्मत तो देखो, वो तभी बगल से गुजर रहा था और फूका उसे बुला लेती है और आयका की मानो धड़कनें ही रुक चुकी हो। तो क्या ये इसी साजो की बात कर रही थी? फूका, ससाकी, आयका और बाकी सभी लड़कियां साजो के पास जाती हैं और आयका तो इतने गुस्से में थी कि मानो वो उसका मुंह ही तोड़ दे कि आखिर ये लड़की है कौन और साजो ने कभी इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। और हाँ, फूका की दोस्त क्या बोल रही थी कि ये रिलेशनशिप में है। साजो तो बेचारा डरा हुआ था कि वो ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगा। हालांकि आयका उसके सामने स्माइल कर रही थी, पर वो जानता था ये बस शांति है, तूफान से आने वाले पहले की शांति। और इतना काफी नहीं था तो फूका की दोस्त आ जाती है आग में घी डालने के लिए। वो बोलने लग जाती है क्या तुम ही हो इसके बॉयफ्रेंड? ये तो 24 घंटे तुम्हारे बारे में बात करते रहती है और जब से ये तुमसे मिली है तब से ये बहुत ज्यादा पोलाइट हो चुकी है और समझदार भी, और इसका तो ड्रेसिंग सेंस भी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। और हाँ, तुम क्या मुझे उस डेट के बारे में बताओगे जब तुम दोनों साथ में घूमने गए थे ज्वेलरी बनाने के लिए? ये सुन के तो आयका के साथ साथ ससाकी भी हैरान हो जाता है। क्या साजो इस गर्मियों की छुट्टियों में लड़कियों के साथ घूमने जाता था? बेचारे ससाकी के भी पसीने छूट जाते हैं और फूका तो बस ब्लश कर रही थी। वो उनसे बोलती है कि मैं तुमसे लाख बार बोल चुकी हूँ कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, पर उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो अपनी दोस्तों से गुस्सा है, बल्कि उसकी दोस्तों की बातें सुन के तो उसे खुद अच्छा लग रहा था। और उसकी दोस्त बोलना चालू रखते हैं कि अब तो ये तुम्हारे स्कूल में ही आ चुकी है, तो अब तुम दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब फूका बोलती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों का बॉन्ड पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने पूरी गर्मियों की छुट्टियां साथ में बिताई हैं। और ये बोलने के बाद वो खुद शर्म से मरी जा रही थी, तो वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है, ये बोल के कि वो उससे बाद में मिलेगी। अब आयका उससे एक स्माइल के साथ पूछती है ओ तो तुम पूरी गर्मियों की छुट्टियों में इस चीज में बिजी थे? साजो बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे टाइम दो। और इससे पहले आयका गुस्सा हो जाए ससाकी भी वहाँ से निकल जाता है और आयका साजो का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर राशिदा भी आ चुकी थी और वो तो फूका की तरह एक्टिंग कर रही थी उसे चिढ़ाने के लिए। तब वो बताता है कि उसकी दोस्ती फूका के साथ कैसे हुई, कि कैसे उसने उसके भाई को बचाया और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। तो यही रीजन था कि मैं उसके साथ घूमने जाया करता था, हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तब आयका बोलती है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम पड़ा हुआ है तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आते एंजॉय करने के लिए? शुरू में तो साजो को लगता है कि उसके कान बज रहे हैं, पर आयका फिर से बोलती है कि तुम पूरी गर्मियों की छुट्टियों में यही बोलते रहे कि तुम बुक शॉप में बिजी रहते हो, पर अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम फूका के साथ घूम सको तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आ सकते? साजो को यकीन नहीं होता कि ये उसे अपने घर बुला रही है। इतने साल की दोस्ती में ऐसा पहली बार हुआ है जब आयका ने उससे ये चीज पूछी है, तो वो मना कैसे कर सकता था? तो वो बोल देता है कि हाँ, कि मैं तुम्हारे घर बिल्कुल आऊंगा। अब साजो को उसके घर जाने का इनविटेशन तो मिल चुका था, पर आयका बार बार उसे मैसेज करके परेशान कर रही थी और कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना आयरी के सामने, और हाँ, आयरी को ग्रीट करना मत भूलना। और बेचारा साजो उसकी हर बात पे हामी भर रहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जिससे आयरी को अनकंफर्टेबल फील हो, पर वो बार बार नई चीजें बोले जा रही थी कि तुम ये मत करना, तुम ऐसा मत करना। और यहाँ तक वो इससे ये भी बोल देती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, अगर तुम घर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। अब इतना सुन के तो आशिदा का भी दिमाग खराब हो चुका था, तो वो डायरेक्ट उसे कॉल ही कर देती है और आशिदा उसे प्यार से समझाती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम चाहती हो कि साजो वैसी हरकतें ना करे जैसे वो करा करता था, खासकर तुम्हारी फैमिली के सामने। मैं समझ सकती हूँ कि ये तुम अपने परिवार के लिए और उसके लिए ही कर रही हो, पर अगर तुम इसे ऐसा ही ट्रीट करती रही तो वो धीरे धीरे करके तुमसे और दूर चली जाएगा। वो पहले ही तुमसे बहुत दूर जा चुका है।
तो प्लीज अब जो भी बोलोगी सोच समझ के बोलना। और ये बात आयका को खुद पता थी कि वो साजू को कितना बुरा ट्रीट करती है, पर वो ऐसा उसे बुरा दिखाने के लिए नहीं करती। इसके पीछे उसकी खुद की कई रीजंस हैं। तो अब वो दिन आ चुका था जब उसे उसके घर जाना था, पर साजू घर नहीं जाता। वो डिसाइड करता है कि वो शॉप में ही काम करेगा। और जब वो बाहर देखता है, बाहर बारिश का मौसम भी हो चुका था, तो उसे एक और बहाना मिल गया उसके घर ना जाने का। पर वो देखता है खुद आयका ही उसके पास आ गई। साजू उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे मिलना था तो तुम किसी और दिन आ सकती थी, इतनी बारिश में आने की कोई जरूरत नहीं थी। साजू भी थोड़ा हैरान था कि आखिर ये बारिश में मुझसे मिलने क्यों आई है, और दिनों तो ये कभी मुझसे मिलने नहीं आती। तब आयका बोलती है कि मैं तो बस पास से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे मिलते ही चल लूं, और बारिश हो गई थी तो मैंने सोचा मैं इधर ही रुक जाऊंगी। पर ये झूठ बोल रही थी, ये अपने घर से यहाँ पर बस इससे मिलने ही आई थी। और इससे पहले ये कुछ बोल पाती, वहाँ पर फूका भी आ जाती है जो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी, और मीना मदद करती है उसके बाल सुखाने में। तब आयका बोलती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तब साजू बताता है ये तो रोज यहाँ आती है, पहले मुझसे मिलने आया करती थी और अब मीना से भी। इसका तो रोज का है, ये हर बार हमसे बात करने यहाँ पर आया करती है। और ये सुन के आयका थोड़ी जेलस हो जाती है। क्या तुम उससे रोज मिलते हो? लगता है ये तुम्हारी कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्त है। अब आयका पीछे मुड़ती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और इससे पहले वो गिरती साजो उसे पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद फूका और मीना बोलते हैं कि हमें कुछ काम याद आ गया, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि ये दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। तब आयका फिर से उठ के उससे मुंह फेर लेती है, और वो उससे पूछती है कि आज तो तुम मेरे घर आने वाले थे ना, तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए? मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी। तब साजो बोलता है कि मुझे लगा तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती, तुमने मुझे इतने टेक्स्ट करे कि मैं ऐसा करूं या फिर ऐसा ना करूं, मुझे लगा तुम इनडायरेक्टली मुझे मना कर रही हो, तो इसलिए मैं नहीं आया। अब आयका थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। मतलब आशिदा जो बोल रही थी वो सही था, अगर वो ऐसी ही हरकतें करती रही तो साजो उससे और दूर चली जाएगा। तब आयका उससे माफी मांगती है कि उसका मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि जब तुम मेरी छोटी बहन से मिलो तो वो भी तुम्हें पसंद करे, ना कि तुम्हें एक क्रीप की तरह देखे। पर उसके लिए मुझे माफ करना, अगर तुम चाहते हो तो तुम कल मेरे घर आ सकते हो। तब साजो बोलता है कि ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब अगले दिन आशिदा के साथ वो उसके घर आ चुका था। वो उसकी छोटी बहन आयरी को ग्रीट करता है, पर आयरी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि मैंने आज से पहले तो उसे कभी नहीं देखा। तब आशिदा उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये है साजो वातोरू, और आयरी के लिए इतना जानना ही काफी था, क्योंकि इसके बाद तो वो उसके साथ खेलने लग जाती है, इस तरह मानो वो उसका बिछड़ा हुआ भाई हो। वो उसका पीछे तब तक नहीं छोड़ती जब तक साजो की एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। तब साजो बोलता है कि तुम्हें तो बहुत दिक्कत होती होगी ना, क्योंकि इसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब आयका बताती है कि ऐसा नहीं है, यूजुअली ये बस आराम से गेम खेलती है, इसे बस बुक पढ़ना पसंद है और घर घर खेलना। ऐसा पहली बार हो रहा है ये किसी की पीठ पे चढ़ के उसे राइड करने के लिए बोल रही है, खासकर जिससे ये पहली बार मिल रही हो। और आयरी इसके बाद फिर से उस पे हग अटैक कर देती है। वो उससे बोलती है कि चलो फिर से खेलते हैं। आयका को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये इससे इतनी घुल मिल कैसे गई, इससे पहले तो ये इसे जानती तक नहीं थी। तब आशिदा बताती है कि शायद वो साजो पे थोड़ा ट्रस्ट करती है, और शायद ये तुम्हारे डीएनए में भी हो, क्योंकि तुम साजो को पसंद करती हो तो शायद तुम्हारी छोटी बहन भी वैसे ही करती है। जो भी हो, आयका खुश थी कि साजो ने आयरी का दिल जीत लिया, वो भी बड़ी आराम से। अभी पूरे दिन खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, और बेचारे साजो के पास तो इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि अब वो खड़ा हो सके। पर वो फिर से एनर्जी से भर जाता है जब उसे पता चलता है कि आयका की मॉम भी आ गई। वो पोलाइटली उन्हें ग्रीट करता है, पर उसकी मॉम देखते ही समझ जाती है और एक स्माइल के साथ बोलती है, ओ तो तुम ही वो साजो हो जिसके बारे में मेरी बेटी हमेशा बात करती रहती है। तब वो हैरान हो जाता है, क्या इसने आपको मेरे बारे में बताया है? तो इसने आपको मेरे बारे में क्या क्या चीजें बताई हैं? और जैसे ही उसकी मॉम बोलने वाली होती है, आयका उन्हें चुप करवा देती है और बोलती है कि साजो लेट हो रहा है तो उसे घर जाना है, आप ये सब बातें किसी और दिन कर लेना। अब वो घर के बाहर निकल जाते हैं, पर उसकी मॉम बोलती है कि माफ करना, इस बार मैं तुमसे इतने अच्छे से नहीं मिल पाई, तो तुम अगली बार फिर से घर आना, तब हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। और आयरी भी उससे बोलती है कि प्लीज अगले बार फिर से आना। और राशिदा तो उसे टीज करने लग जाती है कि तुम्हें एक और मौका मिल गया आयका के घर आने का, तुम तो बड़े लकी हो। तब साजो आयका से पूछता है कि तुम्हारी मॉम बोल रही थी कि वो मुझे जानती हैं, तो आखिर तुमने उन्हें मेरे बारे में क्या क्या चीजें बताई? कहीं तुमने ये तो नहीं बताया कि किस तरह मैं तुम्हारा पीछा करते रहता हूँ? और ये सुन के आयका ब्लश करने लग जाती है। तो ये तो तय था, आयका ने अपनी मॉम को साजो के बारे में बस अच्छी अच्छी बातें ही बताई हैं। और इन दोनों को इतनी करीब देख के आशिदा सोचती है कि इन दोनों को कुछ अकेला टाइम दिया जाए, तो वो उन लोगों से बोलती है कि वो दूसरे रास्ते से जाएगी, उसे कुछ और काम है। पर उसे कोई काम नहीं था, वो बस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ये
दोनों और ज्यादा क्लोज आ जाएं और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों अकेले में बातें करने लग जाते हैं और आयका बताती है कि अब वो फाइनली स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकती है। अब फाइनली उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो बाहर बीच घूमने जा सकती है। अब मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। तब साजो बोलता है कि ये सब मेरी वजह से ना, क्योंकि पहले तुम दोस्त इसीलिए नहीं बना पाती थी क्योंकि मैं 24 घंटे तुम्हारे पीछे रहा करता था। पर तब आयका उसे मना करती है कि इसकी वजह कभी भी तुम नहीं थे। दरअसल अगर तुम मेरी लाइफ में होते भी नहीं तब भी मैं अकेले ही रहती, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को देखा करती थी कि वो कितनी मेहनत करा करते हैं। और जब से आयरी पैदा हुई है तब से तो उन्हें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने डिसाइड करा कि आयरी की देखभाल मैं करूंगी ताकि मेरी मॉम डैड को और ज्यादा टाइम मिल सके काम करने का। और यही रीजन था मैंने कभी दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मैं कभी दूसरों के घर जा नहीं पाती थी और न ही उन्हें इनवाइट कर पाती थी। पर अब समय बदल चुका है, अब मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ और बाकी लोगों को भी अपने घर बुला सकती हूँ। अब मैं वो सब कर सकती हूँ जो पहले मैं नहीं कर पाती थी। साजो को ये समझ में तो नहीं आता, पर वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी कि शायद अब वो डेट के लिए तैयार है, क्योंकि पहले साजो से वो डेट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था। पर शायद अब वो तैयार है, पर साजो ये नहीं समझ पाता। तब आयका बोलती है कि अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं पहले चाहती थी, पर फिर भी मुझे अंदर खाली खाली फील होता है, मानो तुम्हारे बिना ये सब मायने ही नहीं रखता। साजो को यकीन नहीं होता कि ये बात आयका अपने खुद मुंह से बोल रही है। पहली बार उसने एडमिट करा है कि उसको साजो की कंपनी पसंद है। और तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है पटाखों की आवाज के डर के मारे। तब वो अपनी बात कंटिन्यू रखती है कि मैं मानती हूँ कि मैं ही वो थी जो तुम्हें हर बार दूर रहने के लिए बोलती थी, पर उसके पीछे एक रीजन था। मैं चाहती थी कि तुम एक क्रीप की तरह बिहेव करना बंद कर दो ताकि मैं तुम्हें अपने मॉम डैड और सिस्टर से मिलवा सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसे लड़के से मिले जो मेरा पीछा करते रहता है। मैं चाहती थी कि वो एक ऐसे लड़के से मिले जो मेरी केयर और रिस्पेक्ट करता है। मैं ये चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर भी तुम्हें पसंद करे, और इसी वजह से मैं तुम्हें कभी अपने घर नहीं बुलाती थी, क्योंकि क्या होगा अगर वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचने लगे। पर मैं अब और ज्यादा नहीं रुक सकती, क्योंकि तुम मुझसे जितना दूर जाते जा रहे हो मेरी जिंदगी उतनी ही खाली होती जा रही है। अब इसके कन्फेस करने के बाद वो दोनों फिर से चलने लग जाते हैं और दोनों में से ही एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करता। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब बोले तो बोले क्या। साजो उसकी हाथ पकड़ने की तो कोशिश करता है पर वो रुक जाता है, क्योंकि शायद ऐसा करना सही नहीं होगा। पर इस बार आयका थी जो फर्स्ट स्टेप लेती है और इस बार वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और बस इतना ही नहीं, अब ये दोनों फाइनली एक दूसरे का फर्स्ट नेम भी लेने लग जाते हैं। वो उससे फिर से आयका बोलने लग जाता है और वो उसे वातुरु। इसका मतलब अब फाइनली ये दोनों क्लोज आ चुके हैं। हालांकि अभी भी दोनों ने अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी थी। और अगले दिन अब स्कूल की छुट्टियां फाइनली खत्म हो चुकी थी और साजो चली जाता है स्कूल में। पर वो देखता है इस बार आयका उसका वेट कर रही थी और वो उसकी टाई और बाल फिक्स करने लग जाती है, पर इस बार बिना किसी की परवाह किए हुए कि कोई उन्हें देख रहा है या फिर नहीं। ये दोनों अभी डेट नहीं कर रहे थे, पर फाइनली ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। अब साजो हर बार की तरह उसका पीछा नहीं करता, बल्कि ये दोनों साथ में चला करते हैं, क्योंकि अब फाइनली आयका भी एडमिट कर चुकी है कि वो भी साजो को पसंद करती है। और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। और एक और बात, कई लोग आयका से इसलिए हेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ईवल है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल एनिमे में हमें उसकी बैक स्टोरी अच्छे से दिखाई ही नहीं गई है जितनी लाइट नॉवल में दिखाई गई थी। उसने हर बार साजो को रिस्पेक्टफुली ही रिजेक्ट करा था, क्योंकि अगर देखा जाए साजो एक स्टॉकर था। पर एनिमे में आयका को थोड़ा सा बुरा दिखा दिया गया, ठीक वही चीज जो साकुरा के साथ हुई थी। साकुरा भी कभी मांगा में इतनी बुरी नहीं थी जितना उसे एनिमे में दिखाया गया था, और उस बेचारी को आज तक लोग ट्रैश बोलते हैं। शायद एनिमेटर्स को पिंक बालों वाली लड़कियां पसंद नहीं है। और अगर आप इसके सीजन 2 का वेट कर रहे हैं तो उसकी उम्मीद तो छोड़ ही दो, क्योंकि पिछले 3 साल से इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है। हाँ, हालांकि अभी स्कूल ट्रिप, कल्चरल इवेंट और भी कई चीजें दिखाना बाकी थी। और अभी तो साजो को आयका का उसका गिफ्ट भी देना है जो उसने बनाया था, पर शायद ऐसा वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके सीजन 2 बनने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। और अगर आपको इसकी आगे की कहानी जाननी है तो आप लाइट नॉवल पढ़ सकते हैं।